हेलो बच्चों। तो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 1A के कुछ सवालों को सॉल्व किया था। लगभग 5 सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज हम लोग देखते हैं इसी एक्सरसाइज का 6वां सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि दो संख्याएं हैं जिनका SCF दिया गया है। SCF कितना दिया है? 120 एक संख्या है, दूसरी है 225 का SCF दिया है 15। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है यदि हमें दो संख्याएं पता हैं और उनका SCF मालूम है तो LCM कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सूत्र होता है डायरेक्ट कि A गुणे B, यदि दो संख्याएं A B हैं तो, और उनका SCF गुणे LCM। ठीक है, तो A B के स्थान पे क्या रखेंगे? 120 गुणे 225 बराबर SCF के स्थान पे लिखेंगे 15 गुणे LCM। ठीक है, इसलिए LCM बराबर 15 बटे में चला जाएगा तो 120 गुणे 225 बटे 15, 15 पंद्रह 225 कट जाएगा ये, तो 120 गुणे 15 गुणा कर देंगे इसका 0, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 3 18, यही आ जाएगा इसका LCM। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, 7वां सवाल। 7वें सवाल में एक चित्र बना हुआ है कुछ इस तरीके से कि बाई दिया है, यहाँ पे लिखा है 6 नहीं सॉरी, यहाँ पे दिया है 4, ये दिया है x। ठीक है, और ये है 3 और 7। ये गुणनखंड वृक्ष है कि अगर हमें कोई संख्या बाई है तो उसके हम फैक्टर कैसे करते हैं। मान लो यहाँ पे कोई संख्या लिखी है 21 या 12, तो हम फैक्टर कैसे करते हैं, तो वही उसी रूप में दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है तो क्या करते हैं, नीचे से यहाँ से देखते हैं। अगर हम इन दोनों संख्या गुणा करते हैं तो 7 तियाँ 21, तो ये x बराबर कितना पता चल जाएगा? 21। तो x बराबर आएगा 7 गुणे 3 बराबर 21 आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये 21 पता चल गया तो इन दोनों का जब गुणा कर देंगे तो ये वाली संख्या पता चल जाएगी। इसलिए बाई बराबर कितना आ जाएगा? x गुणे 4 बराबर 21 गुणे 4 बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो बाई आ जाएगा 84। ठीक है, तो जब भी इस तरह से गुणनखंड वृक्ष दिया गया हो तो हम सवालों को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। हमेशा इस तरफ से सॉल्व शुरू करेंगे, चाहे जितना लंबा सवाल दिया गया हो। तो इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं, 8वां सवाल। 8वें सवाल में क्या है कि 18 और 117 दो संख्याएं हैं, 18 और 117 के SCF को, इनका हमें क्या दिया गया है? इनका हमें SCF दिया गया है। कितना दिया गया है SCF? मतलब मासा दिया गया है 18m माइनस का 117। ये हमें सवाल दिया गया है 18m माइनस 117। ठीक है, तो जो दिया गया है वो हमने नोट कर लिया, और हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? m की वैल्यू ज्ञात करनी है। m बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है, और इसके साथ साथ हमें इसका LCM और ज्ञात करना है। ठीक है, दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का हम SCF ज्ञात कर लेते हैं। 18 को क्या ले सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, ऐसा ले सकते हैं। इसी तरह से 117 को क्या ले सकते हैं? 117 को ले सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, ये लिख सकते हैं 117 को। इसलिए मासा क्या हो जाएगा? मासा मतलब SCF, जो दोनों फैक्टर में कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? एक 3 कॉमन आया तो 3 निकाल लिया, दूसरा एक बार फिर से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 ज्ञात कर लिया, तो बराबर 3 तियाँ 9, तो 9 हो गया इसका SCF। ठीक है, मासा हो गया इसका। और हमें सवाल में क्या दिया है? इसका मासा ऑलरेडी दिया गया है 18m माइनस 117, तो वही हम इसकी इस जगह पे रख देंगे। 18m माइनस का 117 बराबर 9, माइनस 117 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। 18m बराबर 9 प्लस 117, तो ये हो जाएगा 18m बराबर हो जाएगा ये 9 7 16 126, और m बराबर आ जाएगा 126 बटे 18। इसको काट देते हैं, 2 में 18, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 9 सत्ते 63,
तो m बराबर कितना आया, m बराबर आ गया 7, ये हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अब क्या कर दें, अब हम जो है इसका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। भाई हमने फार्मूला पढ़ा है कि a गुणे बी बराबर एस सी एफ गुणे एल सी एम, पढ़ा है हमने फार्मूला ये। तो ए और बी के स्थान पे ये संख्याएं 18 गुणे 117 बराबर एस सी एफ कितना है 18m माइनस 117, लेकिन हमें एस सी एफ इसका ज्ञात किया हुआ है, हमने इसका एस सी एफ कितना ज्ञात किया 9, तो यहाँ पे 9 रख देंगे और गुणे में एल सी एम। ठीक है, इसलिए एल सी एम बराबर 9 गुणे में है, बटे में चला जाएगा इधर, तो 18 गुणे 117 और बटे में 9 चला गया। भाई एलसीएम इधर लिखा, हमने उसको पलट के लिख दिया, एलसीएम को इधर लिखा, जो इधर आया था उसको हमने इस तरफ लिख दिया बराबर के, तो ये आ गया 9, 9 दूनी 18, तो ये आ गया 2 का गुणा कर 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 1 3 और 2 एकम 2 234। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 234। तो इस तरीके से आसानी से हमने इसका लासा भी ज्ञात कर लिया और एम की वैल्यू जो हमें ज्ञात करनी थी वो ज्ञात कर ली। अगला सवाल देखते हैं। तो बच्चों नमा सवाल जो इसमें है वो ये है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किताब में आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 9, प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n एक संख्या दी गई है, एक संख्या कौन सी है 6 की पावर n, अंक 6 पावर n कह रहा है कि अंक 0 पर, कह रहा है क्या ये अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, कह रहा है क्या ये अंक 0 पे समाप्त हो सकता है, ये हमें बताना है। तो देखो एक चीज़, अगर हम 6 के फैक्टर करें तो क्या आएंगे 2 गुणे 3, तो इसलिए 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की होल पावर n। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 3 आता है। ठीक है, तथा 5 प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इसलिए 6 की पावर n के इसलिए 6 की पावर n को हल करने पर n की किसी भी मान के लिए 0 प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, n के किसी भी मान के लिए 0 प्राप्त नहीं होगा। 0 कब प्राप्त होगा भाई, या तो 5 मिले वहाँ पे, है ना, 5 जब कहीं पे होगा तो 5 का जब गुणा करेंगे तो वो जो है 0 आ सकता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है, तो यहाँ पे कभी भी 5 0 तो मिलेगा ही नहीं सॉल्व करने पे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल देख रहे हैं। 10वें सवाल में क्या कह रहा कि व्याख्या कीजिए, दो यहाँ पे संख्याएं दी गई, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, एक ये संख्या दी गई है। दूसरी संख्या एक और है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये दी गई है। तो पूछ रहा है कि क्या ये भाज्य संख्याएं हैं, हमें ये ज्ञात करना है क्या ये भाज्य संख्याएं हैं या अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, प्लस के इधर और प्लस के इधर, तो हम 13 यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 7 गुणे 11 प्लस इधर बचेगा 1। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 13 इंटू 11 सते 77 प्लस 1 बराबर 13 गुणे 77 और 1 78,
तो ये आ जाएगा 13 गुणे 78, गुणा करेंगे तो आएगा 1014। और ये कैसी संख्या है भाई, देखो 1014। ये अभाज्य कब होती है, जब ये सिर्फ स्वयं से कटती है, पर यहाँ पर तो आराम से ये किसी संख्या से कट रही है, 2 से ही कट रही है, हम देख रहे हैं। तो ये कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ भी देखें 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी, तो 5 को हम कॉमन लेंगे, बचा अंदर 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस का 1। इन सभी का गुणा कर लेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू इनका गुणा करने पे आया 1008 और प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 5 गुणे 1009 बराबर कितना आएगा। अब जब 5 के अंदर गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 5 नेम 45, 0 5 एकम 5। और ये भी संख्या देखो आसानी से 5 से कट रही दिख रही है हमको, 5 एकम 5, 0 5 नेम 45, और आगे भी ये शायद कटती जाएगी। फिलहाल स्वयं के अलावा ये संख्या फिर किसी से कटती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये कैसी संख्या होगी, इसलिए दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्यों क्यों है भाज्य संख्या, क्योंकि वह स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही हैं। ठीक है, तो ये था 10वां सवाल। अब देखते हैं इसी का 11वां सवाल। ठीक है, तो 11वें सवाल में कहा गया है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी इस तरह का सवाल, इस टॉपिक पे सवाल आता है ना, तो याद रखिए दोनों का हम लासा ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, दोनों का जो भी समय दिया गया है, क्या क्या दिया है, 18 दिया है और 12 दिया गया है, 18 और 12, इन दोनों का क्या ज्ञात कर देंगे, लासा ज्ञात कर देंगे। तो देखो 18 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 तियाँ 6 और 6 तियाँ 18। 12 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4 तियों 12। इसलिए लासा क्या आ जाएगा, एलसीएम, पहले तो जो कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 आ गया, फिर 3 कॉमन आ रहा है तो 3 आ गया, फिर बचा हुआ क्या है, ये और ये, तो 3 गुणे 2, तो इनका हमने गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तियाँ 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ठीक है, अतः वे पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का सवाल आए तो हमेशा उसमें लासा ही ज्ञात किया जाता है। ठीक है, दोनों संख्याओं का डायरेक्ट लासा ज्ञात कर देंगे। 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल में भी कुछ उसी तरह से जैसे हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। एक गुणनखंड वृक्ष दिया गया है, यहाँ पे x है, ये आ जाएगा, यहाँ पे फिर ये दिया गया है 3, यहाँ पे दिया है 195। ठीक है, फिर 95 को तोड़ा तो ये आ गया 3, यहाँ पे दिया है 22, फिर ये दिया गया है 5 और यहाँ पे 13। ठीक है, यहाँ पे हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है और x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, 13 पंचे 65, तो y का मान कितना आ जाएगा, 13 गुणे 5 बराबर आ जाएगा 65। ठीक है, और इन दोनों का गुणा करेंगे 65 गुणे 3, तो 195 ही आना चाहिए, तो करके देख लीजिए, 65 गुणे 3, तो 3 पचे 15 और 3 छः 18 और 1 18 और 1 19, आ गया 195। और इन दोनों का जब गुणा कर देंगे इनका तो आएगा x, इसलिए x बराबर 3 गुणे 195, तो 3 पचे 15, 3 नेम 27 और 1 28, 3 एकम 3 और 2 5, तो ये आ गया 585। यस की वैल्यू कितनी आई, 585। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं।
13 नंबर सवाल है। ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे पहला सवाल हम लोग कर चुके हैं इससे 10वां, कि 7 गुणे 13 गुणे 11 और प्लस का 11 दिया गया, मतलब ये चीज़ इतना दिया गया अलग गुणे में प्लस 11। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। पहले 11 कॉमन आ रहा है तो 11 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, तो जब 11 कॉमन लिया तो यहाँ क्या मिला, 7 गुणे 13 और प्लस का इधर क्या बचा, 1 बचा। तो 11 इंटू 13 सत्ते 91 और प्लस 1, तो 11 और ब्रैकेट में ये कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो इनका गुणा करने पे आएगा ये 1012। तो 1012 कैसी संख्या है, आई इकाई के स्थान पे 2 है, तो ये संख्या ऑलरेडी 2 से कट रही है। हमने आपको बताया कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या आए तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो जब फिर हमें लगता है ये संख्या फिर आगे कटती जाएगी। और अगर ये संख्या 1012 के अलावा किसी से ना कटती, सिर्फ 1012 से ही कटती, तो ये अभाज्य संख्या हो जाती। लेकिन चूंकि ये कट रही है 2 से, तो ये भाज्य संख्या होगी। ठीक है, ऐसी एक और दी गई है इसी में, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये दिया है, प्लस में 3। तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 यहाँ भी है और इसमें भी है। तो यहाँ क्या बचा, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का 1। तो इनका गुणा करने पे आएगा ये 1680। गुणा करके आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो ये 3 इंटू 1681, इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा 5043। ठीक है, 5043। तो 5043 अगर सिर्फ 5043 से कटे तो वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन ये संख्या काट के देख लेते किसी न किसी से कट रही होगी। 3 से काटें अगर तो 3 एकम 3, 2 बचे 20, 3 18, 3 8 24 और 3 एकम 3, ये 3 से ऑलरेडी कट रही है, इसलिए एक ऐसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, अतः दी गई दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और बता देंगे कि ये भाज्य या अभाज्य संख्या है। लास्ट सवाल है इसी एक्सरसाइज का 14वां सवाल, 14 नंबर। उसमें भी कुछ इसी तरीके से गुणनखंड रच लिया गया है। x बना लेते हैं इसको 2 33 81, फिर दिया है 3, यहाँ पे दिया है 22, 7 है 161 और ये है 7, ये है z। तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यू याद करनी है, x, y और z की वैल्यू। तो देखो सबसे पहले तो हमने बताया आपको जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो कौन संख्या आती है, ये वाली संख्या आती है ना। तो हम वही कर देंगे, z गुणे 7 बराबर क्या आती है 161, इसलिए z बराबर कितना आ जाएगा 161 बटे 7। तो ये कट जाएगा, 7 से 7 दूनी 14 और 7 तियाँ 21, कितना आया 23, z की वैल्यू आ गई 23। ठीक है, और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बाई मिल जाएगा, इसलिए बाई बराबर कितना आएगा 161 गुणे 7, 161 गुणे 7, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 एकम 7 4 1127। इसी तरह से x ज्ञात कर देंगे। x क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्या गुणा कर देंगे तो x बराबर आएगा 3381 गुणे 2 बराबर ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6 1 7, 2 तियाँ 6, ये आ जाएगा x। इस तरह से हमने x, y और z तीनों संख्या ज्ञात कर ली। तो ये एक एक्सरसाइज 1A हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। पार्ट 4 में हम लोग एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करेंगे, वो इस वास्तविक संख्याओं के चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में पढ़ते हैं हम अगली एक्सरसाइज।